नमस्कार, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और एक खास शख्सियत के साथ आज हम आपके साथ मौजूद हैं इस बातचीत के लिए। अनिश गावांडे, जो कि क्यूअर राइट्स के बहुत मुखर एडवोकेट रहे हैं। पिंक लिस्ट नामक एक संस्थान बनाई थी 2019 में, और इन दिनों एक राजनीतिक पारी अब वो शुरू कर चुके हैं। इनफैक्ट जब हम ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अनिश का पहला दिन है। बिल्कुल, आज एनसीपी शरद पवार के जो ऑफिस में, दिल्ली के कार्यालय में, इनका आज का पहला दिन है। जी बिल्कुल। कंग्रेचुलेशंस अनिश। थैंक यू वेरी वेरी मच। पहले दिन की शुभ शुरुआत आपके साथ हुई है तो बड़ा अच्छा लग रहा इनिंग्स है। मानती हूँ, इनिंग उम्मीद शुरू हो गया करूंगी है। कि मतलब जो है बिल्कुल। दमदार इनिंग्स रहे। बिल्कुल। और अनीश से हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अनीश आज की तारीख में एक तरीके से हमारे पहले ओपनली गे राष्ट्रीय प्रवक्ता बने हैं एक राष्ट्रीय पार्टी के। तो जो क्यूअर राइट्स को लेकर इनकी अपनी निजी जर्नी रही है और अब आगे वो क्या कुछ करना चाहते हैं सियासी तौर पर, उस पर हमने कहा कि क्यों ना उनसे बातचीत की जाए। अनीश, एक तो हम पहली दफ़ा इन पर्सन मिल रहे हैं। जी तो बिल्कुल। नहीं, पहले एक हम मिले थे, वो एक कॉन्फ्रेंस था हाँ, उस पे। माय गोल्ड फिश मेमोरी। बट ये बताइए हम पवार कि साहब की पार्टी में हैं, वो कुछ भूलते नहीं है तो हम उनसे उनकी तो एलिफेंट मेमोरी है, हम कंपैरिजन ही उनसे नहीं कर सीख रहे सकते हैं हैं। और कोशिश कर रहे हैं सीखने की। और आगे आप बहुत सीखें भी, तरक्की बिल्कुल। भी करें। सबसे पहले तो ये बताइए कि एनसीपी का दामन क्यों थामा? एनसीपी का दामन इसीलिए थामा कि पिछले 10 सालों से मैं राजनीति में काम कर रहा हूँ और एक वैचारिक रूप से एक विचारधारा को आगे लेते हुए, एक आइडियोलॉजिकल फाइट को आगे लेते हुए मैंने काम किया है। अभी वो पहले कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स के साथ था और जो जिन कैंडिडेट्स के साथ मैं काम कर रहा था वो अनफॉर्चुनेटली दूसरे बाजू शिफ्ट हो गए, मिलिंद देवरा जी और अशोक चव्हाण जी। पर मेरे और सुप्रिया ताई की रिलेशनशिप बड़ी पुरानी है और उन्होंने हमेशा यंग लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी है पॉलिटिक्स में। उन्होंने हमेशा यंग लोगों को इनकरेज किया है पॉलिटिक्स में आने के लिए। तो मैं उनसे मिला था 4 साल पहले एक कॉन्फ्रेंस के लिए, और उसके बाद लोकसभा चुनाव के पहले मैं उनसे वापस मिला और कहा कि मुझे पार्टी के साथ काम करना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है, और उन्होंने मुझे मौका दिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने का। तो इसीलिए ये पार्टी में मैं शामिल हुआ। और एक जो आइडियोलॉजिकल हिस्ट्री है इस पार्टी की, जो पवार साहब ने आगे लेकर अभी सुप्रिया ताई आगे लेके जा रही है, उसको बढ़ाना मुझे लगता है आज बहुत ज़रूरी है। आप अगर महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में शिव शाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा है, वो हम इस पार्टी के साथ पिछले 25 सालों से आगे लेके जा रहे हैं और आगे लेके जाएंगे। और आज ये एक ऐसी पार्टी है जो निम्बल फुटेड है, जो आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी रखती है और जो नेशनल लेवल पे एक आइडियोलॉजिकल कॉन्वर्सेशन शुरू कर सकती है। क्योंकि आज ज़रूरत है, बीजेपी के खिलाफ अगर हम लड़ रहे हैं या महाराष्ट्र में महायुति सरकार के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, तो सिर्फ मुद्दों पर लड़ना ज़रूरी नहीं है। आज ये भी ज़रूरी है कि हम वैचारिक विकल्प कौन सा ऑफ़र कर रहे हैं, और जो पॉलिटिकल इमेजिनेशन बिल्ड करना है वो इस पार्टी के साथ बिल्ड करना मुझे लगता है कि आसान ही नहीं पर बहुत फ्रूटफुल है, बहुत एंगेजिंग है, क्योंकि हमेशा पवार साहब ने प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाया है। ठीक है, मैं एनसीपी के बारे में और महाराष्ट्र चुनाव के बारे में बात करूंगी, लेकिन एक दर्शकों को बता दें कि अभी 2024 में जो चुनाव हुए हैं लोकसभा के, तो ये शायद पहली दफ़ा था कि काफ़ी सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कांग्रेस, बीजेपी, तृणमूल भी शायद, जिनके जो घोषणा पत्र है, और कुछ घोषणा पत्रों में अनीश ने पर्सनली काम भी किया था, जिन पर क्यूअर राइट्स को लेकर, या जैसे बीजेपी के मैनिफेस्टो में ट्रांसजेंडर इंश्योरेंस की बात की गई है, तो कुछ बातें रखी गई हैं जो पहले देखने को नहीं मिलती थी, कम से कम एक कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बने हैं। अनीश, इसे आप क्या एक स्टेप फॉरवर्ड देखते हैं, या ये कन्फ्यूजन भी फैलाता है क्योंकि कहीं क्यूअर की बात हो रही है, ट्रांसजेंडर्स की बात नहीं हो रही है, और नेचुरली आप लोग एक ऐसे कम्युनिटी है जो एक वोट बैंक तो नहीं है, बिल्कुल आप स्कैटर्ड हैं, आपकी उस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी क्लॉजेटेड हैं, जिन्होंने अपनी आइडेंटिटीज़ को ओपन नहीं किया है। तो इस लिहाज से आज की तारीख में ये मैनिफेस्टोस की ये जो बातचीत की गई हैं, वो आप कितना स्टेप फॉरवर्ड मानते हैं? देखिए, आज हम एक ऐसे मोमेंट में इंडियन पॉलिटिक्स में जहां पुराने रूल्स डस्टबिन में डाले जा रहे हैं और नए रूल्स बनाए जा रहे हैं। तो आज अगर आप मैनिफेस्टोज देखें तो मैनिफेस्टोज में जो नई पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशंस है वो आज शुरू हो रही है।
अगर एक नया पॉलिटिकल इमेजिनेशन बनाना है तो अगले 25, 30, 50 साल में जो मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होंगे उन मुद्दों पर चर्चा आज होनी चाहिए, और वो आज मैनिफेस्टोज़ में हो रही है, और मैनिफेस्टोज़ के वजह से वो मेन स्ट्रीम मीडिया और डायलॉग और डिस्कोर्स में चर्चा उस पर हो रही है। सो दिस इज़ अ मोमेंट, और मुझे लगता है कि जो मैनिफेस्टोज़ में क्वेयर इंक्लूजन हुआ है वो पहला स्टेप है। आई एम होपफुल कि जिन पार्टीज़ ने वो मैनिफेस्टो में इंक्लूड किया है वही पार्टीज़ आज उसे अपने स्टेट्स में लागू करेंगे। जो प्रोमिसेस वो मैनिफेस्टो में नेशनल लेवल पे बनाए हुए हैं वो स्टेट लेवल पे लागू करेंगे। और आज एक क्वियर मूवमेंट है वो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बड़ी एक मूवमेंट में शामिल हो गई है। और ये मूवमेंट क्या चाहती है? ये मूवमेंट चाहती है कि समान हक सबको मिलने चाहिए, और वो हक आपको मिलनी चाहिए आपकी कास्ट ना देखते हुए, आपका रिलीजन ना देखते हुए, आपका जेंडर ना देखते हुए, आपका सेक्सुअलिटी ना देखते हुए। तो आई थिंक आज क्वेयर राइट्स हैज़ बीन इंक्लूडेड इनटू अ लार्जर मूवमेंट। तो आई डोंट थिंक इट्स अ ब्रेक फ्रॉम द पास्ट और इट्स नॉट कंफ्यूजिंग। आई थिंक ये जो नफ़रत के खिलाफ, विभाजन के खिलाफ एक आवाज़ उठ रही है देश भर में, लोकसभा चुनाव के पहले भी और अभी लोकसभा चुनाव के नहीं, बाद। कंफ्यूजिंग मैं उस पर्सपेक्टिव से नहीं पूछ रही थी। कंफ्यूजिंग मैं ये पूछ रही थी कि क्या पार्टियां अभी भी कंफ्यूज नजर आ रही हैं अपनी स्टैंड्स को नहीं, आई लेकर? थिंक हर पार्टी अभी स्टैंड्स डिटर्मिन कर रही है। आप अगर देखो, एक जो सामाजिक चळवळ होती है, जो मूवमेंट कहते हैं हम मराठी में, उसको एक राजनीतिक रूप दिया जाता है। जब उसे एक राजनीतिक रूप दिया जाता है तब हमेशा वो राजनीतिक रूप बदलते रहता है पहले कुछ दिनों में। तो आज हम देख रहे हैं कि एक सामाजिक चळवळ, एक सामाजिक मूवमेंट राजनीतिक क्षेत्र में आ रही है। तो उसका सामना कैसे करना है, वो जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब कैसे देना है, वो हर पार्टी सोचकर जवाब दे रही है। और मुझे लगता है कि अभी आने वाले सालों में जो इंडिया गठबंधन है वो दिल्ली में अलग अलग राज्यों में एक साथ बैठकर काम करेगा और इन मुद्दों पर चर्चा करते हुए एक वैचारिक विकल्प देश के सामने डालेगा और रखेगा। अनीश, थोड़ा सा अगर मैं आपके पर्सनल ज़िंदगी के बारे में पूछूं, बिल्कुल। दर्शकों को अगर आप बताएं कि ये जो रियलाइजेशन है दैट यू वर गे, ये किस स्टेज में हुआ लाइफ में और कितनी चैलेंजिंग रही टिल सच टाइम जब आप ओपनली इसे आप एक्सेप्ट कर सके, आपने अपनी आइडेंटिटी को स्वीकार किया और बाद में आगे चलकर लोगों के सामने इसे सार्वजनिक भी किया, अपने पेरेंट्स के साथ भी किया। कितना चैलेंजिंग था ये अपने आप में? देखिए, मेरी अभी ये खुशनसीबी रही है कि मेरे पेरेंट्स बहुत एक्सेप्टिंग है। मैं मुंबई में पला बढ़ा हूँ और शहर भी बहुत एक्सेप्टिंग है। पर मेरे लिए हमेशा एक सवाल उठ रहा था कि अगर मैं ओपनली गे रहूँगा तो मैं राजनीति में काम नहीं कर पाऊँगा। जो काम करना है देश की सेवा के लिए वो काम नहीं कर पाऊंगा। ये राजनीति का कीड़ा कब से आया था? ये राजनीति का कीड़ा तो बड़ी सालों से आया हुआ है। मतलब बिल्कुल बचपन से आ गया था क्या? बिल्कुल बचपन से राजनीति का पारिवारिक कनेक्शन है? कोई पारिवारिक कनेक्शन नहीं है। मेरे पापा इनकम टैक्स कंसल्टेंट है, वो सीए का काम करते हैं और वो बहुत सभी घर में कंफ्यूज है कि इसमें ये राजनीतिक कीड़ा कैसे आ गया और इसने ये कैसे परस्यू किया। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि मतलब आपकी गे आइडेंटिटी के पहले आपको क्लैरिटी थी कि आपकी उसकी स्वीकृति के पहले कि आपको राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है। वो चाहे आईएएस ऑफिसर बन के काम करना हो या आईएफएस ऑफिसर बन के काम करना हो या किसी और यूएन क्षेत्र में काम करना हो या सीधे ठेक राजनीति में काम करना हो, वो क्लैरिटी पहले से थी। फिर जब खुद को स्वीकृत करना लगा, जब पता चला कि मैं गे हूँ और कम आउट करना लगा, तो मैंने वो सभी ड्रीम्स साइड को रख दी थी और मैं यूएस में था, न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में था और वहाँ पे लिटरेचर पढ़ रहा था। तो मैंने कहा कि अभी वापस आना तो नामुमकिन है और राजनीति में काम करना एज एन आउट गे मैन तो नामुमकिन है। इसीलिए मैंने कहा कि वहाँ प्रोफेसर बन जाएंगे। पर 2018 में ग्रेजुएशन से के कई हफ्ते पहले मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली वापस आकर इलेक्शन के लिए काम करने की। एंड एट दैट टाइम द कांग्रेस पार्टी वाज वेरी सपोर्टिव ऑफ मी बीइंग आउट एंड वर्किंग ऑन द इलेक्शन कैंपेन। और उसके बाद जो सफ़र रहा है तो उस सफ़र में वो स्वीकृति आसान रही है, क्योंकि जो राजनीतिक काम है वो ऐसा काम है जिसमें लोगों को आज फ़र्क नहीं पड़ता आप गे हो, स्ट्रेट हो, बाइसेक्सुअल हो, कुछ भी हो।
अगर आप Really? अच्छा काम कर रहे हो, वो द प्रूफ इज इन द पुडिंग, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे राष्ट्रीय नहीं प्रवक्ता मतलब यू आर बनाया अ गया। फर्स्ट राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, लेकिन क्या बिल्कुल, आपको पर- लग रहा है कि पार्टी के अंदर कुछ ऐसे ओल्डर जनरेशंस हैं जिनको दिक्कत हो सकती है आपकी आइडेंटिटी से, या दूसरे पार्टियों के साथ भी जिन्होंने आपने काम किया, नहीं, वंस देखिए, दे गॉट टू राजनीति नो में- ऑफ योर यू नो क्यूअर आइडेंटिटी, क्या उनकी एटीट्यूड बदल जाती थी या कुछ आपको लगता था रवैये में बदलाव है? देखिए, मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने जिस दिन से राजनीति में काम करना शुरू किया है प्रॉपरली, उस दिन से मैं आउट रहा हूँ। ये कोई सीक्रेट नहीं है, मैं किसी से छुपा नहीं रहा हूँ, ये मेरे काम से रिलेटेड नहीं है। अगर मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ तो मैं बदलापुर पे भी बात कर रहा हूँ, मैं कलकत्ता पे भी बात कर रहा हूँ, वो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू है जो गिर गया, उस पर भी बात कर रहा हूँ, और क्वेयर राइट्स पे भी बात कर रहा हूँ। तो उसमें एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर खुले आम सामने से खुद ही अनाउंस कर लो कि आप गे हो, तो सामने वाले को बोलने की कोई नौबत ही नहीं आती और कोई मौका ही नहीं मिलता। तो फिर आई थिंक इंटरेस्टिंगली देयर हैज बीन नो रिस्पॉन्स, क्योंकि इट्स नॉट रिलेटेड टू माय वर्क। और मैं ये भी कहूँगा कि अभी राजनीति में इट्स नॉट जस्ट दैट बीइंग गे इज़ अ प्रॉब्लम, राइट? आई थिंक आप देखिए राजनीति में एनी फॉर्म ऑफ मार्जिनलाइजेशन रिमेन्स एन इशू। तो राजनीति में 10 साल से काम करते आ रहे हैं, ये क्या नई बात है? यू डेवलप अ थिक ये स्किन। देखकर तो लगता है कि अभी जन्मे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि 10 साल से 10 काम कर साल रहे से हैं, काम थोड़ा कर रहे यकीन हैं। करना मुश्किल है। पर अभी वो चमड़ी थिक हो जाती है ना, यू डेवलप अ थिक स्किन, एक कान से अंदर दूसरे कान से बाहर, तो वो सभी जगह होता है। हाँ। राजनीति में आपको सुनना पड़ता है, लोगों की सुननी पड़ती है, दूसरों की भी सुननी पड़ती है, आपके पार्टी में भी लोग होते हैं उनकी भी सुननी पड़ती है। पर अगर आपकी पार्टी लीडरशिप आपके साथ हो, हमारे पीछे पवार साहब है, सुप्रिया ताई है, पवार साहब और सुप्रिया ताई का सपोर्ट हो और पार्टी का सपोर्ट हो, तो दूसरी चीज़ों के लिए आपको कोई टेंशन लेने की आपकी ज़रूरत उम्र नहीं। कितनी थी अनीश जब आपने ये रियलाइज किया कि यू नो यू वर मैं 14 साल का था। एंड व्हेन डिड यू जब, कम आउट? मैं 20 साल का था जब आई केम आउट। 6 साल लगे आपको? 6 साल लगे मुझे। तो वो 6 सालों की जो जद्दोजहद थी, वो 6 कितनी सालों की मुश्किल थी? जद्दोजहद वो मुश्किल इसीलिए थी क्योंकि वो ऐसे टाइम पे आई थी जहाँ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़े थे मुझे। यूएस में रहना है या वापस इंडिया आना है, राजनीति में काम करना है या प्रोफेसर बनना है, और इन निर्णयों में वो आइडेंटिटी एक ऑब्स्टिकल के तौर पर आकर बैठ गई थी, और वो एक मेंटल ब्लॉक था। जिस दिन वो मेंटल ब्लॉक निकल गया और मैंने कहा अभी जो जीना है और जो करना है वो करना है और खुलेआम करना है, उसके बाद जो रास्ता है जो खुलता गया, उससे मैं भी चौंक गया। मुझे नहीं लगा था, अगर आप मुझे 5 साल पहले पूछते क्या आप एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक नेशनल लेवल पे एक प्रोमिनेंट रोल पे जुड़ सकोगे, जुड़ पाओगे, काम कर पाओगे, मैं आप पर हंसता और कहता कि ये नामुमकिन है। 5 साल बाद देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, हम भी बदल रहे हैं और मौका पा रहे हैं। तो आई थिंक आज देश में एक नया मूवमेंट चालू हुआ है जहाँ पे यंग लोग पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। द वे अ पॉलिटिशियन लुक्स, द वे अ पॉलिटिशियन ड्रेसेस, द वे अ पॉलिटिशियन, मैं कहता हूँ ना कि पॉलिटिक्स में मैं गे हूँ वो एक बात है, कि पॉलिटिक्स में मेरे पास कर्ली हेयर वो दूसरी बड़ी बात है। उससे ज़्यादा लोग चौंक जाते हैं कि आप ये कर्ली हेयर कैसे रख रहे हो। तो यू नो आई थिंक पॉलिटिक्स बदल रहा है। What a politician looks like is changing. What a politician speaks like is changing. अभी मैं एक स्मृति ईरानी का क्लिप देख रही थी जहाँ वो कह रही थी कि शायद राहुल राहुल गांधी जी- को राहुल आप जी ने हल्के जो- में ना ले, वो अगर वाइट टी शर्ट पहनते हैं तो युवाओं के लिए एक मैसेज है। मैं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ था और भुसावल में चल रहा था और मैं चौंक गया था क्योंकि पिछले इतने सारे सालों में आपने कभी नहीं देखा है कि नेता स्नीकर्स पहन रहे हैं। तो वो सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद पतलून पहन के स्नीकर एसिक्स के रंगीन स्नीकर पहन के चल रहे हैं, और तो राजनीति बदल रही है इन मोर वेज देन वन, और बड़ी दिलचस्प तरीके से आप बदल रही कुर्ता है। पजामा, ये तो आपका शर्ट और पैंट है, ये white- शर्ट और पैंट वाइट है और फिर ये नेहरू जैकेट लगाया हुआ है। कभी कभी वो एक पेस्टल कलर का होता है। तो जीन्स को नॉर्मलाइज करेंगे? जीन्स मैं जीन्स पहनना पसंद नहीं करता। अच्छा, चले वो तो फिर बम्बई के मौसम में आप जीन्स हाँ, वो भी पहनोगे true। तो फिर आप पक जाओगे अंदर ही। तो वैसे ये- दिल्ली का मौसम भी आजकल कोई दिल्ली का हसीन मौसम में नहीं, कोई अभी हसीन बारिश हो रही है लेकिन बिल्कुल। ह्यूमिडिटी बहुत है। लेकिन अनीश ये बताइए कि जैसे पिछले 5-6 साल का वक्त, जैसे आपको 6 साल का वक्त लगा टू कम आउट, ये इंडिया में जो पिछले 6 से 10 साल का वक्त है वो क्वेयर कम्युनिटी के लिए कितना ज़्यादा फॉरवर्ड या बैकवर्ड या ऑकवर्ड रहा है? क्योंकि एक तरफ
हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की वो रूलिंग आई जिसमें समलैंगिक सेक्स को डिक्रिमिनलाइज किया गया, लेकिन दूसरी तरफ जो शादी का अधिकार है वो देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया पिछले साल 2023 में। तो अभी आज की तारीख में एक जो युवा है जो खुद को लेस्बियन या गे पाता है, उनके लिए कमिंग आउट जो प्रोसेस है, क्या आपको लगता है वो ईजियर है से कंपेयर टू आपके टाइम की अगर मैं बात करूं? जी बिल्कुल, मैं अभी स्कूल्स में जाता हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो मैं भी चौंक गया हूँ कि आज युवाओं में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। द डिज़ायर टू लिव योर ओन आइडेंटिटी, टू लिव योर ओन ट्रूथ एंड टू नो कि मैं कम आउट करने के बाद भी मैं जो पाना चाहता हूँ मैं पा सकता हूँ, और जो मैं अचीव करना चाहता हूँ मैं अचीव कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस बढ़ गई है। और मेरे लिए वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और आज मेरी जो नियुक्ति हुई है, जो मेरा काम राजनीति में हो रहा है, मैं आपको ये भी कहूँगा कि मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, तो मैं सिर्फ क्वेयर इश्यूज़ पे बात नहीं करने वाला, बिल्कुल। पर मेरा एक आउट गे मैन और राष्ट्रीय प्रवक्ता होने से अगर कोई और यंग क्वेयर किड्स होंगे जिनके पास भी ऐसा सपना होगा कि मुझे भी राजनीति में काम करना है, मुझे भी मेरी आइडेंटिटी को खुलेआम दुनिया के सामने रखकर मेरे ड्रीम्स को परस्यू करना है, अगर उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल सकता है तो मैं बहुत खुश रहूँगा। और मुझे लगता है कि वो हो रहा है। और हमारे पास आज ट्रेल ब्लेजर्स है हर इंडस्ट्री में, हर सेक्टर में। केशव सूरी जी है जो ललित होटल चलाते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट इन द कंट्री, ही इज़ आउट। परमेश शानी है, गोदरेज के साथ काम करते हैं, ही इज़ आउट। You know, there are so many role models. दुती चंद जी है, one of our foremost athletes, she's come out. You know, तो आज एक ऐसा माहौल बन रहा है कि it doesn't matter what your sexuality is, your work matters. और वो अगर हम recognize करना सीखें कि आप काम पे किसी को एक मौका दो और काम देख के उसे आगे बढ़ने की एक स्फूर्ति दो और एक अपॉर्चुनिटी दो, तो ही देश आगे बढ़ सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति पर गियर शिफ्ट करने के पहले एक आखिरी सवाल इस मुद्दे पर, क्योंकि पिंक लिस्ट की आपने स्थापना की थी जहां आपने एक तरीके से एक पूरी सूची, पूरा रिसर्च वर्क किया कि किस सांसद, किस पार्टी की क्या राय है, क्या ओपिनियन है, कौन कब किस मुद्दे पर क्वेयर राइट्स को लेकर बोलता है। इस बार की जो संसद बनी है उसमें बहुत सारे युवा नेता भी हैं, फर्स्ट टाइमर्स हैं, ऑपोजिशन की ब्रेंच स्ट्रेंथ बढ़ी है। क्या आपको उम्मीद है? दिल्ली में माहौल बदल गया है। माहौल निश्चित रूप से बदला है, डिबेट्स के कॉम्पोजिशन बदल गए हैं। क्या आपको उम्मीद है कि कोर्ट से जो आप लोगों को निराशा हुई आपके शादी की राइट्स को लेकर, क्या वो आप बेंच स्ट्रेंथ बदलता हुआ देख रहे हैं संसद में, जिससे आगे चलकर क्या ये थ्रू एग्जीक्यूटिव, थ्रू लेजिस्लेचर जो है इसे आप बदल सकें? बिल्कुल, मेरा ये हमेशा मानना रहा है कि आप कोर्ट के दरवाजे पे हमेशा खटखटा नहीं सकते। अगर आपको एक सही तरह की मूवमेंट बनानी है, अगर आपको हक चाहिए, तो आपको एक राजनीतिक मूवमेंट भी बनाना ज़रूरी है। और वो आज बन रही है, और वो 2 दिन में नहीं बनती, 5 दिन में नहीं बनती। हमने इस देश में देखा है कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं, सोशल मूवमेंट्स हैं जिन्होंने एक मूवमेंट तैयार करके पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ाया। और ये सिर्फ आज क्वेयर राइट्स की का सवाल नहीं है। मुझे आज लगता है कि पिंक लिस्ट इंडिया एक ऐसा इनिशिएटिव था जो दूसरे मुद्दों को लेकर भी आज एक इंस्पिरेशन सर्व कर सकता है, क्योंकि आज अगर आप देखो तो ऐसे बहुत सारे सोशल इश्यूज़ हैं। विमेन सेफ्टी जैसा इशू है, आपको चाइल्ड सेफ्टी जैसा इशू है, आपके पास डिफरेंटली एबल्ड राइट्स जैसा इशू है, जो हम सोसाइटी में बात करते हैं पर पॉलिटिक्स में बात नहीं करते। इन इश्यूज़ को आपको एक पॉलिटिकल विल क्रिएट करना होगा। इन इश्यूज़ के लिए आपको एक पॉलिटिकल विल क्रिएट करना होगा, और वो क्रिएट करना अभी आसान हो गया है क्योंकि ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ बढ़ गई है। आज सरकार को सवालों का जवाब देना पड़ रहा है, और मुझे लगता है कि एक ऑपोजिशन में भी कॉन्शियस डिज़ायर है कि हमें जो पुरानी राजनीति है उसको बदलना है और युवाओं के साथ एक नई चर्चा शुरू करनी है। और देश के सामने, इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि एक वैचारिक विकल्प जो लोगों के सामने डालना है, उस वैचारिक विकल्प में क्वेयर राइट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक फंडामेंटल इक्वल राइट्स प्लेटफॉर्म से इमर्ज करते हैं कि समान हक जब आप कहते हो, वो समान हक सभी के लिए होता है। वो जाति के आधार पर भी समान हक होना चाहिए, वो रिलीजन के आधार पर भी समान हक होना चाहिए, वो डिफरेंटली एबल या दिव्यांगजनों के लिए भी समान हक होना चाहिए, वो क्वेयर कम्युनिटी के लिए भी समान हक होना चाहिए। और ये एक साथ जब मूवमेंट चलेगी
जब हम समान हक का अर्थ समझेंगे और जो द्वेष की भावना है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, तभी क्वेयर राइट्स भी आगे बढ़ाएंगे। तो इट्स नॉट अ सेपरेट आइडेंटिटी। आई थिंक क्वेयर राइट्स विल डेवलप बिकॉज प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स आर डेवलपिंग। वो एक उसे ओवरऑल तरीके से उसे देखने की बिल्कुल। ज़रूरत है। और जहाँ तक आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, जिसकी बात कर रहे हैं अनीश, तो ये बड़े मुखर रूप से आवाज़ उठा रहे हैं आजकल प्राइम टाइम डिबेट्स पर। जो न्यूज़ का सर्कस देखने को मिलता है इंडिया में, कैसा लग रहा है आपको अनीश, जब आप 10 विंडो में से एक विंडो होते हैं और एंकर आपसे 3 गुना ज़्यादा चीख रहा होता है, बगल वाला गेस्ट आपसे 4 गुना ज़्यादा चीख रहा होता है। आप बड़े सालों से एंकर रहे हैं, आपने टीवी मीडिया भी मैंने किया एक्चुअली नहीं चीखा है। आपने चीखा नहीं, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम ना चीखें। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आज मैंने अभी 2-3 डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया, और ऑफ कोर्स ये डिबेट्स में आवाज़ उठाई जाती है, पर अगर आप फैक्ट्स के साथ आओ, अगर आप नंबर्स के साथ आओ, और अगर आप खुद की आवाज़ ना उठाओ, तो सामने वाला भी आवाज़ नहीं उठा सकता, क्योंकि वो बुरा दिखने लगता है। कभी कभी ना इतना चीखना हो जाता है कि वो ब्लड बॉयल हो जाता है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसीलिए भारतीय टेलीविजन के डिबेट्स बदनाम हो गए हैं दुनिया भर में। पर मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मैं बिल्कुल शांत तरीके से सामने आता हूँ, और मैं अभी शांत तरीके से जवाब भी देता हूँ, और वो ब्लड बॉइलिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अभी तो नियुक्ति हुई है, अभी प्राइम टाइम पे शुरुआत हुई है। आप मुझे 2 साल बाद पूछिए कि मैं कैसे प्राइम टाइम। नहीं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप शांत बने रहें। और प्रवक्ता बनने के लिए तैयारी कैसे कर रहे हैं आप, क्योंकि इतने सारे, कब कौन आके माइक लगा दे, कब कौन सा मुद्दा आपके सामने उठा दे, तो इसके लिए आप अपनी पर्सनल प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं? हमने दूसरी साइड से प्रिपरेशन करा के रखी है पिछले 10 सालों से, तो अभी इस साइड से प्रिपरेशन करना आसान है। तो टीम अच्छी बनी हुई है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं पहले से, और इसमें एक बहुत ज़रूरी बात है कि आपको पढ़ना चाहिए। तो अगर आप पढ़ते रहो, मैं हर सुबह 6 से 7 न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, वो इंग्लिश में, मराठी में, अभी हिंदी में भी पढ़ने लगूँगा, क्योंकि अभी हिंदी में भी सवाल जवाब करने पड़ेंगे। पर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और लोगों से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, और वही सबसे बड़ी ट्रेनिंग होती है। और अगर वो आप करते रहो तो प्रवक्ता का काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि पार्टी की विचारधारा बहुत सीधी है। पार्टी ने जो एक आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म सामने रखा है वो क्लियर है, और वो आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म हर मुद्दे पर एप्लीकेबल होता है। तो निजी जिंदगी कैसे बदल रही है, क्योंकि अब आप पूरी तरीके से पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कर रहे थे, वो आप बैक एंड से कर रहे थे, अब आप पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक लाइफ में। अभी तक आदत नहीं पड़ गई है कि सार्वजनिक लाइफ में हम पॉलिटिशियन बन के उतर गए हैं। अभी भी मुझे तो बड़ा मज़ेदार लगता है, क्योंकि अभी लोग सत्कार करते हैं। कल ही यहाँ पे पार्टी ऑफिस में जो कोई आए थे, उनका पार्टी में वेलकम करना था, तो मुझे भी उनको हार बना था एज राष्ट्रीय प्रवक्ता। और जहाँ भी जाते हैं वो शॉल और बुके मिलती हैं, तो वो एक नई फीलिंग है, नया एक्सपीरियंस है, उसको हम अभी आजमा के देख रहे हैं। पर काम तो अभी शुरू हुआ है। काम शुरू हुआ है, एंड यू आल्सो हिट द ग्राउंड रनिंग, क्योंकि हालांकि महाराष्ट्र चुनाव की तारीख का ऐलान तो नहीं किया गया है। हमें लगा था कि शायद जम्मू कश्मीर के साथ ही करेंगे, और हरियाणा के साथ, क्योंकि पिछले 10 सालों से हरियाणा के साथ में, लेकिन अजीब सी एक लॉजिक दे दी गई चुनाव आयोग की तरफ से। तो महाराष्ट्र में जो है 2 पार्टियां, मतलब एनसीपी को भी स्प्लिट करवा दिया गया, उधर शिवसेना को भी स्प्लिट करवा दिया गया। चुनाव के तारीख का अभी पता नहीं है। आप लोगों की ज़मीन पक्की अभी भी नज़र आ रही है आपको? पार्टियों को स्प्लिट किया और जनता ने जवाब दिया, चुनावों को डिले किया, अभी जनता वापस जवाब देगी। आप अगर देखने जाओ, ये जो उन्होंने निर्णय लिया है इलेक्शन डिले करने का, वो उन्हें भारी पड़ेगा। पहले तो हरियाणा और महाराष्ट्र हमेशा एक साथ चुनाव के लिए जाते हैं। इस बार आपने हरियाणा को पहले रखा और फिर महाराष्ट्र को बाद में रखा, और कहा कि JNK में सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से हमें महाराष्ट्र की इलेक्शन डिले करनी पड़ रही है। अभी ये आप एडमिट कर रहे हो कि आपकी सिक्योरिटी फेलियर है, कि आपने कहा 370 हटाएंगे तो JNK में नॉर्मलसी आ जाएगी, पर 370 हटाने के 5 साल बाद आपको बहाने बनाने लग रहे हैं कि सिक्योरिटी की वजह से हम दूसरे राज्यों में इलेक्शन नहीं रख सकते। वैसे तो 1 नेशन 1 इलेक्शन करवाना चाहते हैं। 1 इलेक्शन कैसे करवा पाओगे आप? तो पहले तो सरकार ने अपनी नाकामियत की एक एग्जाम्पल देश के सामने रखी है कि हम दोनों स्टेट में एक साथ इलेक्शन नहीं रख सकते, और नेशनल सिक्योरिटी का जो उन्होंने ढोंग पिछले 10 सालों से हमारे सामने बजाते गए थे, वो ढोंग अभी बंद हो गया है।
दूसरी बात है कि महाराष्ट्र में आपने इलेक्शन डिले किया है, उसकी वजह से आज महाराष्ट्र की जो समस्याएं हैं वो आगे बढ़ती आ रही है, और ऑपोजिशन जो है, जो एक सतर्क ऑपोजिशन के रूप से काम कर रहा है, उस ऑपोजिशन को आपने बहुत सारी चांसेस दिया आपके खुद के फेलियर को सामने लाने के लिए। बदलापुर में जो इंसिडेंट हुआ उसको आपने देखा, लोगों ने कैसे रास्ते पे आके सरकार के खिलाफ आवाज़ दो उठाई। बच्चियों के साथ जो सेक्सुअल असॉल्ट का दो मसला बच्चियों के हुआ, साथ। लोगों को प्रोटेस्ट पर बैठना पड़ा, उसके बाद जाकर एफआईआर दर्ज किया गया। 12 घंटे पहले आपने एक प्रेग्नेंट माँ को रुकवाया पुलिस स्टेशन पे एफआईआर दर्ज करने के लिए। उसके बाद आपने उज्जवल निकम जी को अपॉइंट किया एक केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जहाँ पे स्कूल के ट्रस्टी बीजेपी वाले हैं, और उज्जवल निकम जी अभी बीजेपी के टिकट से लड़कर आ रहे हैं। तो जो सरकार है आज कंफ्यूज होके, स्ट्रेस होके गलत निर्णय लेने लगी है। उनके 3 हेड हैं, एक सीएम, 2 डिप्टी सीएम, तीनों अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, तीनों अलग अलग चीज़ें कहते हैं। तो आज इलेक्शन डिले करने से वो लोगों के सामने अपने फेलियर्स का एक रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं, और वो उन्हें उसका रिजल्ट उन्हें भुगतना पड़ेगा और जनता जवाब देगी। चलिए, आखिरी सवाल अनीश, ये बताइए कि अब राजनीति की बातें तो आगे हम फिर करेंगे आपसे, लेकिन सुप्रिया सुले और शरद पवार, इनकी वर्किंग स्टाइल्स कैसे डिफरेंट है, और इनके साथ आपकी डायनामिक्स कैसी हैं, कैसे सीख रहे हैं आप काम इनसे? मैं बड़ी सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत अलग पार्टी है। ये जो पार्टी है इसमें वर्किंग स्टाइल बड़ी मॉडर्न है। Supriya Tai is one of the most competent leaders I've seen. Pawar Sahab has always been one of the most competent leaders I've seen. इसमें 3 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहले तो एक आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी है कि हम किस मुद्दों पर बात करने वाले हैं, और उनके नीचे व्हाट इज़ द फंडामेंटल फिलॉसफी जो हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें हम बिलीव करते हैं, वो बहुत क्लियर है कि हमें सबके लिए काम करना है, सबका साथ सबका विकास सही रूप में यहाँ लाना है। तो एक आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी है, जिसकी वजह से देयर इज़ एन इक्वल अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस द पार्टी। दूसरी चीज़ है कि पार्टी में लोगों को बहुत सारी ऑटोनॉमी दी जाती है। मुझे अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है, मुझे सवाल पूछे नहीं जाते कि आप डिबेट पे जाने वाले हो, क्या बोलने वाले हो। ये सवाल नहीं पूछा जाता कि आप पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाले हो तो क्या कहने वाले हो। ये पार्टी रिमोट कंट्रोल पे नहीं चलती। अगर आपको एक जिम्मेदारी दी गई है तो आप वो निभाना आपका फ़र्ज़ है, और वो निभाने के लिए आपको फ्रीडम मिलता है। पहले कई दिनों में मैं सुप्रिया दा को मैसेज भेजते रहता था कि मैंने ये किया वो किया। उन्होंने कहा कि यू आर नाउ नेशनल स्पोक्स पर्सन, दिस इज़ योर जॉब, इफ़ यू नीड एनी क्राइसिस, देयर इज़ अ क्राइसिस, यू कम टू मी। सो भरोसा भी ज़्यादा है, भरोसा है। तो वो बहुत ज़रूरी है एक पार्टी में कि अगर आप किसी की नियुक्ति करो, स्पेशली कोई मुझ जितना यंग हो, और मुझे अगर उम्र कितनी है आपकी अनीश भी? 28 साल की है। अभी 2 दिन पहले हमारा जन्मदिन हुआ है। हाँ, तो बर्थडे विशेस, और बड़ी दिलचस्प, आपके और आपके फादर की बर्थडे एक साथ थी। 2 दिन अच्छा, 2 दिन की दूरी पर है, बिल्कुल। तो 28 साल की है, तो 28 साल की उम्र पर जब जिम्मेदारी दी है तो उसके साथ फ्रीडम भी दिया है, तो वो बहुत अलग चीज़ है इस पार्टी में। और तीसरी और सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट बात इस पार्टी में ये है कि एक गोल क्लियर है, और वो आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा। 10 में से 8 सीट हम जीत कर आए। 80% स्ट्राइक रेट शायद किसी और पार्टी की ना हो, और अभी विधानसभा चुनाव में भी एक लक्ष्य बहुत क्लियर है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतनी है, सरकार बनानी है, और एक फ़िलॉसफी जो आगे रखी है कि बड़बड़ बंद काम शुरू। यदि बड़बड़ बंद करनी है और काम शुरू रखना है, वो बहुत अच्छी फ़िलॉसफी है कि काम करते रहो, आजू बाजू ना देखो, जो कहते हैं वो उन्हें कहने दो, पर आप अपना काम करते रहो। खैर, वो तो जो लोग, जो उम्मीदवार हैं, जो पार्टी वर्कर्स, उनको करना पड़ेगा, लेकिन आपको तो बकबक करना ही पड़ेगा बतौर प्रवक्ता। तो बहुत अच्छा लगा अनीश आपसे बात करके, एंड आई थिंक आप एक फैंटास्टिक एडिशन हैं, not just to NCP but to the overall political spectrum. Thank you very so much. more power to your voice. Thank you very much. और हम टीवी चैनलों पर शांत बने रहिएगा। शुक्रिया। एंकर्स को शांत कर दीजिएगा। हम एंकर्स को शांत करेंगे और आपसे मिलते रहेंगे, और महाराष्ट्र के चुनाव आ रहे हैं तो बातचीत करते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपने भी इस कॉन्वर्सेशन को एंजॉय किया। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।